आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 है आपका ब्रिज इंजीनियरिंग। तो ब्रिज इंजीनियरिंग में आप डिटेल में स्टडी करेंगे कि ब्रिज क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रिज के साइट सिलेक्शन के लिए। आप उसके कंपोनेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो टेक्निकल टर्म्स आपके ब्रिजेस में यूज़ होते हैं या उनके कंपोनेंट पार्ट्स का जो टेक्निकल टर्म्स रहता है उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और बहुत सारा उसका डेफिनेशंस आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा जो हमारे ब्रिज इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ब्रिज होता क्या है। ये बोलता है कि ब्रिज इज़ अ it is a structure that facilitates the crossing over the deep valley full of water or other obstruction etc. ये बोलता है कि ब्रिज आपका एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको क्या करता है, एक क्रॉसिंग प्रोवाइड करता है किसके बीच में। अगर कोई डीप वैली है या कोई अदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो आप क्या है, एक जगह से दूसरे जगह सीधा वे में मूव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। तो उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो रूट में आपका इफेक्ट पड़ा था उस इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अदर लैंग्वेज में आप ये भी बोल सकते हो कि ये एक स्ट्रक्चर होता है जो पैसेज प्रोवाइड करता है ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करने के लिए। अब ऑब्स्टेकल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपका रिवर हो गया। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ब्रिज एक स्ट्रक्चर है जो किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को आपका क्या करता है, पैसेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसी ऑब्स्टेकल्स के ऊपर से। अब जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा आपका वो होगा जैसे कि आपका रोड हो गया या फिर रेलवे हो गया, पेडेस्ट्रियन हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन होगा जैसे कि आपका रिवर हो गया, वैली हो गया। वो पैसेज फैसिलिटी जो हमें किसी एक ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर से दूसरे रास्ता प्रोवाइड करने में मदद करती है, तो हम उसे ही क्या कहते हैं, ब्रिज कहते हैं। ये बॉटम में डायग्राम बना है तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे ही आप क्या कहते हो, ब्रिज कहते हो। या तो इसके ऊपर से आपका नॉर्मल रोड जाएगा जिसमें आपका 4 व्हीलर 2 व्हीलर मूव करेगा, या तो आपका रेलवे का रूट भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि ब्रिज इज अ स्ट्रक्चर दैट कवर्स अ गैप। ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है ब्रिज के ही बारे में। ये बोलता है कि ब्रिज एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका क्या करता है, गैप को कवर करता है। गैप का मतलब सपोज करो कि ये एक पाथ है और सडनली यहाँ पे आपका बॉटम से आपका रिवर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे अब पॉसिबल नहीं है कि इसी रूट को हम फॉलो करें। तो क्या हो गया, ये रिवर फ्लो होने के कारण यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन को एलिमिनेट या इस गैप को फुलफिल करने के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो ये जो है आपका ट्रैफिक स्मूथ वे में रन करेगा यहाँ से। नेक्स्ट आगे बोलता है, जनरली ब्रिजेस कैरी a road or railway across a natural or artificial obstacle such as a river, canal or another railway or another road। ये बोलता है कि आपका जो ब्रिज आपने कंस्ट्रक्ट किया है या तो वो रोड की तरह बिहेव करेगा जैसे नॉर्मल ट्रैफिक मूव कर रही हो, या फिर रेलवे क्रॉस के लिए रेलवे या फिर बोल सकते हो ट्रेन के मूव करने के लिए। और जो आर्टिफिशियल ऑब्स्टेकल्स हैं जैसे कि आपका मान के चलिए कैनाल आ गया, या फिर आपका कोई बॉटम से कोई रेलवे लाइन जा रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका ऑब्स्टेकल हो गया। इसके कारण अगर कंटिन्यूअसली इस ट्रैक्स में आपका हमेशा रश रहता है, मतलब ट्रेन मूव होते रहते हैं, तो बार बार आपका क्या होगा, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा पैसेंजर्स को मूव करने के लिए। तो उस कंडीशन पे ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो इसे ही सेकेंड पॉइंट में एक्सप्लेन किया है। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है, ब्रिज इज अ स्ट्रक्चर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द हैवीएस्ट responsibility in carrying a free flow of transport and is the most significant component of a transportation system in case of communication over gaps for whatever reasons such as aquatic obstacles, valley and gorges etc. अब ये बोलता है कि ये जो ब्रिज है ये आपका एक बहुत हैवी स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे तो आपका ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत हैवी होता है। तो ये बोलता है कि ब्रिज अगर आप बना रहे हो तो ये एक हैवी स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो ब्रिज बना रहे हो वो सक्सेसफुली ट्रांसपोर्ट के फ्री फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए।
उसके जो कंपोनेंट्स है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, वो इन केस ऑफ आपका, जैसे कि मान के चलो कोई आपका आर्टिफिशियल ऑब्स्टेकल जैसे कि कैनाल वगैरह हो गया या आपका वैली हो गया, तो इसके ऊपर से इजीली आपका ट्रैफिक मूव होना चाहिए और ये जो गैप क्रिएट हुआ है वो आपका रिमूव होना चाहिए बाय कंस्ट्रक्टिंग द ब्रिज। नेक्स्ट लिखा है आगे, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग साइट सिलेक्शन ऑफ अ ब्रिज। तो इसमें बोलता है, इसमें लिखा है कि फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि एट ब्रिज साइट द स्ट्रीम शुड बी स्ट्रेट। इसका मतलब ये है कि ब्रिज के साइड पे स्ट्रीम जितना पॉसिबल हो स्ट्रेट हो। स्ट्रीम जो है कर्व लाइन को नहीं फॉलो करना चाहिए। अगर कर्व लाइन को फॉलो करेगा तो बार बार क्या है, ब्रिज के स्ट्रक्चर से क्या होगा, आपका वाटर जो है टकराएगा, तो हमको उसको एलिमिनेट करना है। सेकेंड बोल रहा है द साइट शुड बी जियोलॉजिकली साउंड, दैट इज इट शुड बी अवे फ्रॉम फॉल्ट जोन एंड शुड हैव नॉन इरोडेबल फाउंडेशन। ये बोलता है साइट जो है वो जियोलॉजिकली साउंड होना चाहिए, मतलब फॉल्ट जोन से दूर होना चाहिए, या फिर जो फाउंडेशन इरोडेबल ना हो। इरोडेबल का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो सुटेबल होगा वहाँ के सॉइल के अकॉर्डिंग आपको उसका फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करना होगा। नेक्स्ट है आपका, एट द साइड द स्ट्रीम शुड बी नैरो। स्ट्रीम जो है जितना हो सके आपका नैरो होना चाहिए, सो दैट कंस्ट्रक्शन टाइम एंड मटेरियल आपका कम लगेगा। जब हम साइट सिलेक्शन करेंगे तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जिस रिवर या वैली के ऊपर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हमको ये देखना है कि जहाँ पे हमारा ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो रहा है और बॉटम से अगर रिवर या वैली उसे क्रॉस कर रहा है, तो वो जो है वो सबसे नैरो, पूरे फ्लो में जो रिवर का फ्लो है उसमें सबसे नैरो जंक्शन होना चाहिए जहाँ पे हम ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमको कम मटेरियल का यूज़ होगा अगर डिस्टेंस कम रहेगा तो। नेक्स्ट है, एट द साइड द रिवर फ्लो शुड बी विदाउट वर्ड्स एंड क्रॉस करेंट्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम रिवर के ऊपर ब्रिज बना रहे हैं तो ये देखेंगे कि रिवर में क्रॉस करेंट्स ना हो, रिवर का जो डेप्थ है वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, एट द साइड देयर शुड बी सुटेबल हाई बैंक्स एंड अबव हाई फ्लड लेवल। ये बोलता है कि बैंक्स जो हैं वो हाई फ्लड लेवल से ऊंचे हों, ताकि जब मॉनसून सीजन में वाटर हाई फ्लड लेवल को टच करेगा, इसलिए बैंक्स को हाइट पे हम क्या करते हैं, हमें कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, द अप्रोच रोड शुड बी इकोनॉमिकल। ये बोलता है ब्रिज पे जो हम अप्रोच रोड्स होते हैं, जो किसी लोकेशन से से हमें ब्रिज पे कनेक्ट करते हैं, तो वो जो अप्रोच रोड हो जितना ज़्यादा हो सके इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल मतलब आपका कॉस्ट में भी कम होना चाहिए, लेकिन उसका जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होना चाहिए। नेक्स्ट है, द साइट शुड बी एट reasonable proximity to a direct alignment of the road to be connected। ये बोलता है कि ब्रिज किसी एग्जिस्टिंग रोड के अलाइनमेंट में ही होना चाहिए। मतलब अगर मान के चलो अलाइनमेंट, मतलब अगर ये रोड है और अब आप इसके आगे क्या कर रहे हैं, ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इसी अलाइनमेंट को आपका जो ब्रिज है वो फॉलो करना चाहिए, ताकि ये जो पोर्शन है उसके बाद अगेन आपका जो रोड है ये इससे जाके मीट करे। नेक्स्ट है 8 पॉइंट, देयर शुड बी नो शार्प कर्व्स इन द अप्रोचेस। ये बोलता है अप्रोच रोड शार्प कर्व पे नहीं होना चाहिए, अप्रोच रोड हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, ताकि आपका जो ट्रैफिक है उसको फ्लो होने में क्या हो, आपका इजी वे में वो मूव कर सके। नेक्स्ट है आपका, अवॉइडेंस ऑफ एक्सेसिव अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन वर्क। ये बोलता है कि बहुत ज़्यादा अंडर वाटर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट है, लार्ज पोर्शन ऑफ ब्रिज कंस्ट्रक्शन शुड बी इन ड्राई एज फार एज पॉसिबल। ब्रिज का ज़्यादातर पोर्शन हमको ड्राई साइड पे ही कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये हमको जब हम साइट सिलेक्शन करते हैं कि हमको ब्रिज कहाँ पे बनाना है, तो ये सारे पॉइंट्स हमको ध्यान में रख के हमारा जो कंस्ट्रक्शन है उसको करना चाहिए।
इन सारे पॉइंट्स के, ये तो आपके थ्योरेटिकल पॉइंट्स हो गए जिन्हें हमको ऐसा है कि इन पॉइंट्स को कंसिडर करना है। लेकिन जब आप फील्ड पे जाएंगे तो एक्चुअल कौन कौन से मेन जो फैक्टर्स होते हैं जो साइट सिलेक्शन पे आपके ब्रिज में हम कंसिडर करते हैं, वो होता है आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ग्रेड ऑफ अलाइनमेंट, जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द एरिया, गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स, पब्लिक रिक्वायरमेंट्स, कमर्शियल इन्फ्लुएंसेस, फ्यूचर कंसिडरेशंस, टाइम कंसिडरेशन, स्ट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो हैं ये एक्चुअल पॉइंट्स है जो हम एक्चुअली जब हम ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो इन्हें हम पहले कंसिडर करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइट सिलेक्शन ऑफ ब्रिज के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमारे जो कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं ब्रिज के वो क्या क्या होते हैं। तो कंपोनेंट पार्ट्स में आप पढ़ेंगे कि आपका जो ब्रिज है उनको दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है आपका सुपर स्ट्रक्चर और सेकंड होता है आपका सब स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। तो पहला है यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर। ये बोलता है इट इज दैट पार्ट ऑफ द ब्रिज ओवर विच द ट्रैफिक मूव्स सेफली। मतलब ये बोलता है कि ये आपका ब्रिज का वो भाग होता है जिसके ऊपर से आपका जो ट्रैफिक है वो आपका ईजिली मूव करता है। मतलब इसको आप और अच्छे से ये भी बोल सकते हो कि ब्रिज का वो पार्ट होता है आपका सुपर स्ट्रक्चर जिस पे ट्रैफिक फ्लो करता है। ब्रिज के पिलर्स के ऊपर का जो स्लैब होता है उसे आप क्या कहते हो, सुपर स्ट्रक्चर कहते हो। नेक्स्ट है आपका सब स्ट्रक्चर। तो बोलता है the substructure supports the superstructure and distribute the load to the soil below through foundations। ये बोलता है कि आपका जो सब स्ट्रक्चर होता है ये वो पोर्शन होता है जिस पे आपका ब्रिज क्या होता है, टिका हुआ होता है। या आप इसे और ये भी बोल सकते हो कि जो ऊपर से लोड आ रहा है, आपका सुपर स्ट्रक्चर से जो लोड आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपका क्या करता है, हेल्प करता है। तो आपका जो सब स्ट्रक्चर है वो फिर से आपके डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये होते हैं आपके फाउंडेशन, पियर, अबटमेंट, विंग वॉल। तो ये सारा जो चीज़ है ये आता है किसमें, आपका सब स्ट्रक्चर में। तो आप ये बोल सकते हो कि सब स्ट्रक्चर वो पोर्शन होता है जिसके ऊपर आपका ब्रिज क्या होता है, टिका हुआ होता है। ब्रिज के फाउंडेशन, ब्रिज के पियर्स, अबटमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपके आती हैं किसमें, सब स्ट्रक्चर में आती हैं। ये ब्रिज को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये आप डायग्राम से और अच्छे से क्लियर होगा आपको। ये डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये आपका क्या है, ब्रिज के कंपोनेंट पार्ट्स हैं। तो ये बोल रहा है जितना आपको दिख रहा है ये वाला जो पोर्शन है जिस पे आपका ट्रैफिक क्या होगा, मूव करेगा। तो ये जो पोर्शन रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। और इसके बिलो का जो पोर्शन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट एक और डायग्राम है, इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे भी आपको क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर के बीच में। एक और डायग्राम है, यहाँ से भी देखिए आप। ये डिफरेंट डायग्राम्स यूज करने का पर्पस ये है कि एटलीस्ट आप मैक्सिमम डायग्राम्स का यूज करें जब आप अपने आंसर को ब्रीफ करेंगे। तो इनमें से जो आप इजीली आप बना सकते हैं एग्जाम में उसे आप बिल्कुल ड्रॉ करें जिससे आपका आंसर इफेक्टिव होगा। तो ये पोर्शन है आपका सुपर स्ट्रक्चर और ये जो है आपका सब स्ट्रक्चर। तो ये डायग्राम्स का यूज करके आप इसके कंपोनेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।